हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों को जो यूपी पीजीटी के क्वेश्चंस करवा रही थी उसी में ये आगे आगे के क्वेश्चंस हैं। तापमान में अधिकतम विसंगतियां कहाँ होती हैं? तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, उत्तरी गोलार्ध में। तापमान में अधिकतम विसंगतियां उत्तरी गोलार्ध में होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भागों की अधिकता के कारण दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा तापीय विसंगतियां अधिक होती हैं। किसी भी स्थान विशेष के औसत तापमान तथा उस स्थान के अक्षांश के औसत तापमान के अंतर को तापमान विसंगति या थर्मल एनॉमली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण ईटी और ईएफ को किस के द्वारा पहचाना जाता है? तो इसमें जो है ये दिया है, ए ऑप्शन दिया है कि मृदा अस्थायी रूप से सैकड़ों मीटर की गहराई में जमा होती है। बी दिया है कि वर्ष भर तापमान ठंडा रहता है और सर्वाधिक गर्म माह में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। सी दिया है वनस्पति में काइयों, लाइकेनों, बौने वृक्षों और बिखरी हुई काष्ठीय झाड़ियों का प्रभुत्व होता है। और डी दिया है दिए गए सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ईटी और ईएफ के मृदा अस्थायी रूप से सैकड़ों मीटर की गहराई में जमी होती है। वर्ष भर तापमान यहाँ पर ठंडा रहता है और सर्वाधिक गर्म माह में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। अगला क्वेश्चन है यदि कोई वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी का औसत तापमान क्या होगा? तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, यह जो है हिमांक पानी के हिमांक से कम होगा। देखते हैं, इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, पानी के हिमांक से कम होगा। यदि कोई वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी का औसत तापमान जो है वो पानी के हिमांक से कम होता है। पृथ्वी पर वायुमंडल की स्थिति के कारण विभिन्न प्रकार के गैसों का आवरण पाया जाता है जो पृथ्वी को गर्म रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला क्वेश्चन है हरिकेन चक्रवात के आंख का व्यासीय विस्तार कितना होता है? तो इसमें जो है ए दिया है 100 से 150 माइल, 10 से 50 माइल, 20 से 40 माइल और 200 से 400 माइल। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 20 से 40 मील। हरिकेन चक्रवात के पास का व्यासीय विस्तार जो होता है वो 20 से 40 मील हो सकता है। भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न हरिकेन का आकार छोटा होता है तथा उससे दूर जाने पर आकार बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जलवायु जोखिम सूचकांक, इसको छोड़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है वर्तमान में विवेकानुसार प्रथम महान जर्मन पद्धति भूगोलवेत्ता कौन थे? इसमें ए दिया है जॉर्ज फॉस्टर, बी दिया है ग्लेकन, सी है एफ बुसे और डी दिया है H.G. होमेयर। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, जॉर्ज फॉस्टर। वर्तमान विवेकानुसार प्रथम महान जर्मन पद्धति विज्ञानी जो है वो भूगोलवेत्ता जॉर्ज फॉस्टर है। जॉर्ज फॉस्टर ने प्रादेशिक भूगोल के क्रमबद्ध विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और राइन के निचले क्षेत्र का भौगोलिक वर्णन प्रकाशित किया है। अगला क्वेश्चन है इसके नीचे ही है, इसमें दिया है साफ रातें डैश डैश के कारण बादलों वाली रातों से अधिक ठंडी होती हैं। ए दिया है सूर्यातप, बी दिया है विकिरण। तो इसमें बी ऑप्शन ही सही होगा, विकिरण के कारण। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। साफ रातें विकिरण के कारण बादलों वाली रातों से अधिक ठंडी होती हैं। बादल वाली रात के समय बादल रहित रात की तुलना में तापमान अधिक रहता है। इसी तरह बादल रहित रात एवं दिन की अपेक्षा सहित रात एवं दिन गर्म होते हैं। यह स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है कि बादल धरातलीय सतह से होने वाले बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण की अधिकांश मात्रा का अवशोषण कर लेता है तथा उसे पुनः धरातल की ओर प्रतिलोम विकिरण की प्रक्रिया द्वारा वापस लौटा देता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र तट पर कोहरा किसके कारण उत्पन्न होता है? ए दिया है संवहन, बी दिया है अभिवहन, सी चालन और डी संघनन। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, अभिवहन, एडवेक्शन के कारण। इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा। कोहरा जो है अभिवहन के कारण उत्पन्न होता है। जब आर्द्र व उष्ण वायु किसी ठंडे धरातल के संपर्क में आती है तो अभिवहन कोहरा बनता है। यह कोहरा वायु के क्षैतिज संचरण के समान समय तापमान के गिरने के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? ए दिया है समुद्र से दूरी, बी दिया है अक्षांश, सी दिया है हरित आवरण और डी दिया है हवा की दिशाएं। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, लैटिट्यूड।
किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो अक्षांश होता है। इसमें जो है विषुववृत्त के निकटवर्ती स्थान दूरस्थ स्थानों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि विषुववृत्त पर सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मानचित्र पर दो समान धूप वाले बिंदुओं को जोड़ने के लिए खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो इसका जो है ए दिया है समवर्षा या आइसोहाइड्स, बी दिया है समदाब रेखा या आइसोबार, सी है आइसोहेल समप्रकाशीय रेखा और डी आइसोथर्म समतापीय। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, समप्रकाशीय, क्योंकि दो समान धूप वाले बिंदुओं को जोड़ने के लिए खींची गई रेखा, सी ऑप्शन। देखते हैं, एक मानचित्र पर दो समान धूप वाले बिंदुओं को जोड़ने के लिए खींची गई रेखा समप्रकाशीय या आइसोहेल कहलाती है। वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा या आइसोहाइड्स कहते हैं। समदाब जो होता है ये वायु की समान स्थिति को दर्शाने के लिए होता है। वायु की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा को समताप या आइसोबार कहते हैं और समान तापमान वाले क्षेत्र को दर्शाने के लिए समताप या आइसोथर्म। अगला है कि तटों पर लवणता का स्तर कैसा रहता है? जो है ये इंक्रीज बढ़ता है, बी डिक्रीज घटता है, सी स्थिर रहता है, डी अप्रभावित रहता है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, घटता है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ जो है आके मिलती हैं, इसीलिए। तटों पर लवणता का स्तर घटता रहता है। तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवण नदियों द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होता है, जिससे महासागरों के अन्य स्थानों की अपेक्षा वहाँ पर लवणता जो है कम होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्री धाराओं के संबंध में सत्य है? इसमें ए दिया है कि वे वाणिज्य को प्रभावित करती हैं क्योंकि वे बंदरगाहों को खुला रखती हैं। बी दिया है महासागर का जल शुद्ध और साफ होता है। सी दिया है वे तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने के स्वरूप को प्रभावित करती हैं और डी दिया है गर्म धाराएं उन क्षेत्रों का तापमान बढ़ाती हैं और ठंडी ध्रुवीय धाराएं उन क्षेत्रों का तापमान कम करती हैं जहाँ से वे गुजरती हैं। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, महासागर का जल शुद्ध और साफ होता है। बी ऑप्शन सही है, महासागर का जल जो है ये शुद्ध और साफ होता है। यह कथन समुद्री धाराओं के संबंध में सत्य नहीं है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है वो चेंज करना होगा। इसमें पूछा है, कहा है कि हिंदी में तो दिया है निम्नलिखित में कौन सा कथन समुद्री धाराओं के संबंध में सत्य है, तो ये जो है गलत कह रहा है। इसमें पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, इज नॉट ट्रू, इंग्लिश वाला सही माना जाएगा। तो इसीलिए इसमें बी ऑप्शन होगा, महासागर का जल शुद्ध और साफ होता है, यही गलत है। बाकी ए वाला सही है, वे वाणिज्य को प्रभावित करती हैं क्योंकि बंदरगाहों को खुला रखती हैं। सी दिया है वे तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने के स्वरूप को प्रभावित करती हैं और डी है कि गर्म धाराएं उन क्षेत्रों का तापमान बढ़ाती हैं और ठंडी ध्रुवीय धाराएं उन क्षेत्रों का तापमान कम करती हैं जहाँ से वे गुजरती हैं, यही व्याख्या में भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वाई आकार का कटक कहाँ स्थित है? तो इसमें दिया है अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर। तो इसमें जो है हिंद महासागर ही सही होगा। आगे के क्वेश्चन ऑप्शंस भी देखते हैं, बंगाल की खाड़ी और डी दिया है पैसिफिक या प्रशांत महासागर। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, वाई आकार का कटक जो है ये हिंद महासागर में अवस्थित है। हिंद महासागर में प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण से प्रारंभ होकर मध्यवर्ती कटक दक्षिण में अंटार्कटिका तक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला है। कई स्थानों पर इस कटक से शाखाएं निकलकर महाद्वीपों की ओर चली जाती हैं। जहाँ कहीं भी यह कटक या उसकी शाखाएं सागर तल के ऊपर प्रकट होती हैं वहाँ अनेक द्वीप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर को दो भागों में विभाजित करने वाला कटक कहाँ स्थित है? तो इसमें जो है ए दिया है कर्डेमिक, बी मेडागास्कर, सी कार्लसबर्ग और डी सेशेल्स। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, मेडागास्कर। देखते हैं व्याख्या, अरब सागर को दो भागों में विभाजित करने वाला कटक जो है ये कार्लसबर्ग है। यह रिज मध्य भारतीय रिज का एक हिस्सा है और रेड्रिक्स द्वीप के पास से अदन खाड़ी तक फैला हुआ है। कुछ हिंद महासागर में स्थित महत्वपूर्ण कटक जैसे सोकोत्रा, चैगोस, सेंट पॉल कटक, एम्स्टर्डम, कारगुलेन, कार्लसबर्ग, मेडागास्कर कटक, सेंट पॉल कटक आदि हैं। सुनामी, अगला क्वेश्चन है कि सुनामी एक प्रकार का गहरे पानी की लहर है, छिछले पानी की लहर है, हरिकेन, परिक्रामी चक्रवात है, टाइफून है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, या छिछले पानी की एक लहर है।
सुनामी एक प्रकार की छिछले पानी की लहर है। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर तरंगें पैदा होती हैं, जिन्हें सुनामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र के अधिकतम तल छल किसके द्वारा जमा किए जाते हैं? तो ए दिया है महासागरों की धाराओं द्वारा, बी नदियों द्वारा, सी अति सूक्ष्म जीवों द्वारा और डी दिया है चक्रवातों द्वारा। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होना चाहिए, बी ही सही है, नदियों द्वारा। गहरे समुद्र के अधिकतम तल छल नदियों द्वारा जमा किए जाते हैं। तलछटी चट्टानें उन पदार्थों से बनती हैं जिन्हें अनाच्छादन के साधन ही नदी, हिमनद, वायु आदि निम्न प्रदेशों में एकत्रित करता है। अनाच्छादित पदार्थों को ही तलछट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों में लवणता कैसी रहती है? रिमेन्स सेम, इंक्रीजिंग, स्टेडली, फ्लक्चुएट्स, डिक्रीज। तो इसमें जो है ग्रीष्म ऋतु के दौरान पूछ रहा है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि घटती है, क्योंकि जो है वो जो ध्रुवीय बर्फ होती है वो पिघलती है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों में लवणता घटती है। महासागरों में उच्चतम लवणता 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, जहाँ पर उसकी मात्रा 36% रहती है। क्योंकि इन भागों में उच्च तापक्रम तथा उच्च वाष्पीकरण से आर्द्रता न्यून होती है, दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य लवणता में कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मूंगा चट्टान के अस्तित्व के लिए आवश्यक आदर्श तापमान सीमा क्या होती है? ए ऑप्शन दिया है 22 से 25 डिग्री सेल्सियस, बी है 21 से 22 डिग्री सेल्सियस, सी है 18 से 30 डिग्री सेल्सियस और डी दिया है 15 से 22 डिग्री सेल्सियस। तो मूंगा चट्टान के लिए सी ऑप्शन सही होगा, इसमें 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। मूंगा चट्टान के अस्तित्व के लिए 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, इसलिए अधिकांश प्रवाल 30 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में ही पनपते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रोजर्स ने महासागर में एक नए क्षेत्र के अस्तित्व की खोज की। यह 130 मीटर से 300 मीटर तक फैला हुआ है और महासागर के ऊपरी 3000 मीटर में यह चौथे क्षेत्र की पुष्टि करता है। इस क्षेत्र का नाम क्या है? इसमें दिया है एल्टीफोटिक, बी है मीजोफोटिक, सी है बेथियाल और डी है रेरीफोटिक। तो इसमें जो है ये डी ऑप्शन सही होगा, रेरीफोटिक। व्याख्या इसकी है, डॉक्टर रोजर्स ने महासागर में एक नए क्षेत्र के अस्तित्व की खोज की। यह 130 मीटर से 300 मीटर तक फैला है और महासागर के ऊपर 3000 मीटर में यह चौथे क्षेत्र की पुष्टि करता है। इस क्षेत्र का नाम रेरीफेटिक है। मेसोफेटिक मूंगा पारिस्थितिकी तंत्र उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र की सतह से लगभग 100 फीट से लेकर 490 फीट से अधिक की गहराई पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर के तट पर खोजी गई नई महासागरीय धारा जो मोजाम्बिक चैनल को जल प्रदान करती है, उसका नाम क्या है? तो इसमें जो है ए ऑप्शन दिया है पूर्वी मेडागास्कर तटीय धारा, बी है दक्षिण पश्चिम मेडागास्कर तटीय धारा, सी है पूर्वी मेडागास्कर तटीय धारा और डी है उत्तरी मेडागास्कर तटीय धारा। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, दक्षिण पश्चिम मेडागास्कर तटीय धारा। इसकी व्याख्या है, मेडागास्कर के तट पर खोजी गई महासागरीय धारा जो कि मोजाम्बिक प्रणाल या चैनल को जल प्रदान करती है, उसका नाम दक्षिण पश्चिम मेडागास्कर तटीय धारा है। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा की एक शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें दिया है ए ऑनिक्स, बी एल्फ, सी रिजोवस्की और डी दिया है डेल्टा। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, ऑनिक्स। इसकी व्याख्या है, अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी जो है वो ऑनिक्स है। और भी कुछ नदियां हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें दी गई है नील नदी जो है, नील नदी का उद्गम बुरुंडी में है। यह विक्टोरिया झील से जल ग्रहण करते हुए सूडान तथा मिस्र से प्रवाहित होती हुई पोर्ट सईद के पास भूमध्य सागर में गिरती है। इसकी लंबाई 6800 किलोमीटर है। अगला है यांगटीसी नदी। यह पूर्वी चीन के मध्य में बहती है और चीन की सबसे बड़ी नदी है। यह तिब्बत के पठार की तांगला श्रेणी से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए संघाई के समीप चीन सागर में गिरती है। अगली नदी है अमेजन बेसिन।
उत्तरी पश्चिमी ब्राज़ील के विस्तृत भूभाग पर प्रवाहित होने वाली अमेजन नदी अफ्रीका की नील नदी के पश्चात विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है तथा इसकी लंबाई 6450 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस सागर में सबसे अधिक लवणता है। इसमें ऑप्शन दिया है लाल सागर, भूमध्य सागर, सी दिया है अरब सागर और डी दिया है काला सागर। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, लाल सागर। व्याख्या इसकी है, लाल सागर की लवणता सबसे अधिक है। लाल सागर की लवणता 37 से 41% प्रति हजार तक पाई जाती है और अरब सागर में 36 प्रति हजार लवणता है। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में जल का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें ए दिया है सौर मंडल के ग्रहों द्वारा, बी दिया है सूर्य द्वारा, सी है महासागर की वायु सतह द्वारा और डी दिया है पृथ्वी द्वारा। तो इसमें जो है ए बी ऑप्शन सही होगा कि सूर्य के द्वारा। इसकी व्याख्या है, महासागरों में जल का तापमान जो होता है वो सूर्य द्वारा नियंत्रित होता है। सूर्य से लव तरंग के रूप में महासागरों को प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा महासागरों के तापमान को प्रभावित करती है। महासागरीय जल के तापमान के वितरण को कई कारक प्रभावित करते हैं, इसको जो है याद कर लेते हैं। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट कारक है, अक्षांश हो गया, जल तथा स्थल का असमान वितरण हो गया, प्रचलित पवनें हो गई और महासागरीय धाराएं हो गई। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है कि तापमान के वितरण को क्या क्या प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लैंड्रियन अतिक्रमण ट्रांसग्रेशन का तात्पर्य क्या है। ए है कि समतल क्षेत्रों में बाढ़, बी है जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि, सी दिया है कि प्लेस्टोसीन युग के पश्चात समुद्र के स्तर में वृद्धि और डी दिया है ज्वार के कारण तटीय क्षेत्रों में बाढ़। इसमें जो है इसका सी ऑप्शन सही होगा, प्लेस्टोसीन युग के पश्चात समुद्र के स्तर में वृद्धि, इसे ही ट्रांसग्रेशन कहते हैं। फ्लैंड्रियन अतिक्रमण ट्रांसग्रेशन का तात्पर्य प्लेस्टोसीन युग के पश्चात समुद्र के स्तर में वृद्धि है। प्लेस्टोसीन शक काल 10 लाख वर्ष अवधि 9,09,000 वर्ष की सबसे बड़ी विशेषता भूपटल पर हिम चादर की स्थिति इस समय थी। अगला क्वेश्चन है, महासागर की धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या सम्मिलित है। इसमें दिया है ए सैलिनिटी लवणता, बी दिया है हवाओं की दिशा और बल, सी दिया है गुरुत्वाकर्षण बल और डी दिया है सभी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। महासागर की धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों में लवणता, हवा की दिशा, गुरुत्वाकर्षण बल तथा तापमान सब है। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है कथन और कारण का है। कथन दिया है भारतीय मानसून एल नीनो और दक्षिणी दोलन से प्रभावित होता है, ये सही है। और इसका कारण दिया है पेरू के तट पर सामान्यतः जल की सतह ठंडी होती है किंतु एल नीनो इसे गर्म कर देती है। गर्म जल के कारण इस क्षेत्र में अनेक बादल निर्मित होने लगते हैं जिसके कारण एल नीनो वर्षों के दौरान पेरू के रेगिस्तान में भारी वर्षा होती है। तो आर भी सही है इसमें। अब इसका जो है ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये जो है व्याख्या नहीं करता है। यही इसमें जो है डिस्क्राइब भी किया गया है जो कथन और कारण में दिया गया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और आप लोगों को अगर हमारा सेशन अच्छा लगता है तो इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।